एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आज हम फिर से आप लोग के लिए बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैं सफ़र कर रहा था, थोड़ी सी परेशानियाँ आ गई थी जिस वजह से मैं नहीं ले पा रहा था। आज मैं वापस से आप लोगों के सामने बायोलॉजी की क्लास लेकर आया हूँ जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरएनए, डीएनए और सेल्स के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। आज की क्लास में हम उसके अगले टॉपिक जस्ट अगले सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन जो होता है, एक्चुअली में सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है, सेल डिवीजन होता क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जब कहीं कट जाता है या फिर अगर ऑपरेशन होता है तो उसकी रिकवरी कैसे होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो कभी डैमेज लगता है, जैसे कि हमारे हाथ टूट जाती है या हाथ कट जाता है या फिर इस तरह के जो भी लिटिल बिट एक्सीडेंट होते हैं, तो उसका भरपाई कैसे होता है। तो इसकी जानकारी हमें इकट्ठा करने के लिए हमें सेल डिवीजन को पढ़ना होगा। वह सेल डिवीजन ही ऐसा प्रोसेस है जो हमारे शरीर में कटने पे, फाड़ने पे, ऑपरेशन पे की जो भरपाई है जो करती है। सेल डिवीजन हमारे लिए जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। हालांकि ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सेल डिवीजन अच्छा होने के साथ साथ खराब क्यों है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि सेल डिवीजन जो होता है वो लीवर के लिए काफी बेहतरीन होता है। लीवर में सबसे स्पीड में सेल डिवीजन होती है। तो अगर आपका लीवर कट भी गया हो तो आप उसके लिए वरी नहीं होंगे, क्योंकि सेल डिवीजन जो है लीवर में सबसे फास्ट होने की वजह से जो है लीवर जो है सबसे क्विक मतलब समय में जो है अपना जो है वो सेल डिवीजन करके अपने आप को रिपेयर कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शरीर जो है सेल डिवीजन काफी ज्यादा करने लगती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे हाथ का ये कोई हिस्सा है, इस हाथ के हिस्से में अगर कहीं डैमेज लग गया यहाँ पे, अब मान लीजिए होता ये है कि इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए लेट सपोज कि यहाँ पे कटने की वजह से 100-500 सेल मर गए होंगे, अप्रॉक्स 500 सेल्स जो है वो डेड हो गए होंगे, यही हुआ होगा। अब हमारा बॉडी क्या करता है, सेल डिवीजन शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पे जो इतने सेल्स मरे हैं इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम शुरू कर देता है। तो अगर 500 के जगह पे 1000 सेल्स बन जाएंगे तो काम चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 1000 की जगह अगर 1200 भी बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिए कि यहाँ पे लाख सेल डिवीजन हो गया, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 लाख जो सेल है वो बन गया अपने आप, ये शरीर की एक गुणवत्ता होती है, सेल बनाने का एक गुण होता है शरीर के अंदर। अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 लाख सेल डिवीजन हो गया, तब क्या होगा। जरूरत तो यहाँ 500 सेल्स की थी, कटने की वजह से यहाँ जरूरत 500 सेल्स की थी, लेकिन 1 लाख सेल्स आ जाने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे एक अजीब सा जो है परेशानी आपको हाथ पे देखने को मिलेगा। ये घाव तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपके हाथ में से घाव नुमा जो है फुलकर सामने आ जाएगा। ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं एक कैंसर को जन्म देने लग जाता है। ये जो है कैंसर को जन्म देने लग जाता है। यही वजह है कि आदमी में जो है ना बॉडी में कैंसर होने का यही एक रीजन है। तो कैंसर का काउज अगर हम देखेंगे एक तरह, तो एक काउज हमको सेल डिवीजन भी दिखता है। अगर हमारे बॉडी में सेल का डिवीजन मतलब सेल बनने की प्रक्रिया काफी ज्यादा हो रही है तो ये भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इसको समय रहते ही हमें गामा रेज की मदद से, डॉक्टर जो है ये गामा रेज की मदद से इस घाव को ठीक कर सकती है। वो एक्स्ट्रा सेल्स को जो है यहाँ पे डेड कर देती है, जिससे कि क्या होता है कि हम बहुत ही आसानी से जो है इस घाव को ठीक कर सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा सेल्स है उसको हम डेड कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है कि सेल डिवीजन जब अत्यधिक होने लगेगी तो हमारे बॉडी में इस तरह के प्रॉब्लम आने लगेंगे। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो भी हमें कई सारे परेशानी से झेलना पड़ेगा। जैसे कि आपने HIV वगैरह बीमारी के बारे में पहले से सुन रखा होगा। तो HIV जैसी बीमारियां जो है वो क्या करती है, वो एक तरह का ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी में आकर T सेल्स को मार देती है। ये T सेल्स क्या करती है, हमारे बॉडी में बीमारी से लड़ने का काम करती है, और T सेल्स को मार देगी तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, वैसा बॉडी बन जाएगा जो कभी बीमारी से, छोटे मोटे सर्दी खांसी कटने वटने से जो है लड़ ही नहीं पाएगा, इसको रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो मतलब कई भयानक वो वायरस क्या करेगा, धीरे धीरे करके इंसान को भी मार देगा। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो सेल डिवीजन है वो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, न तो अत्यधिक होनी चाहिए न ही कम होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं फिर आपको फर्दर जानकारी देता हूं। होप आप समझे होंगे कि सेल डिवीजन हमारे बॉडी में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, आखिर सेल डिवीजन का टॉपिक क्यों पढ़ते हैं। अब हम सेल डिवीजन के और थोड़ा सा डीपली नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। सेल डिवीजन एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं, एक असूत्री, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री होते हैं। समसूत्री को हम इसको जो है मिटोसिस बोलते हैं, इसको माइटोसिस बोलते हैं, इसको मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आपको प्रॉपर दिख रहा है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो लास्ट में हम वीडियो को जूम कर देंगे ताकि आप प्रॉपर जो है चीजों को देख पाएंगे।
तो जो अर्धसूत्री है इसको सबसे पहले देखते हैं। अर्धसूत्री एक्चुअली में मानव में नहीं होता है, मतलब जीव जंतु में और मानव में नहीं होता है। जो ये जीव जंतु में एक्चुअली होता है। जो असूत्री जो है ये जीव जंतु में ना होकर किस में होता है, ये प्रोकैरियोटिक होने की वजह से छोटे छोटे जीवाणु वगैरह में होता है। मैंने आपको दो तरह का सेल बताया होगा, एक वैसे सेल्स होता है जिसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स और भी कई सारे चीज़ों को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स होता है और भी इसे मैंने आपको लाइसोसोम्स वगैरह सारे सेल्स के जो कोशिकांग होते हैं इसके बारे में बताया। जो ये जनरली क्या होते हैं, जंतुओं में होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, दैट मीन्स कि ह्यूमन में, प्लांट में ये सब देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो असूत्री विभाजन होता है ये एक तरह से वायरस वाला होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। इसके सेल्स के अंदर का डिवीजन काफी आसानी तरीके से होता है। मैं आपको इसका डिवीजन करके आपको दिखाता हूँ। इसका डिवीजन काफी आसानी तरीके से होता है। जैसे इसमें देखिए ये एक सेल है, ये सेल क्या करता है, इसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस सपोज करते हैं, ये सेल क्या करता है, पहले अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, इंक्रीज करके इतना बड़ा करता है और इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, ये अपने बीच से, अपने मिडल से क्या करने लगता है, ये मैं आपको बताने के लिए मिडल का लाइन खींचाऊं, ये बीच से क्या करता है, इसको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है दबना शुरू हो जाता है इस तरह से। और ये जो इसके अंदर जो भी इसके अंदर कोशिकांग होते हैं, कोशिका के जो भी अंग होते हैं वो पार्शियली इस तरह से डिवाइड होने लगते हैं और बहुत ही कम समय में जो ये एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं। मतलब एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनने का जो इसका प्रोसीजर है वो काफी आसान है। सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल बनने का जो तरीका है हम उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो असूत्री विभाजन होता है, अमिटोसिस होता है, एक प्रोकैरियोटिक होने की वजह से ये काफी आसानी तरीके से, इसका पहले ये खुद था, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप में जो है ये दो सेल्स में बन जाता है, एक मदर सेल्स दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी तरह से ये सेल्स क्या करेगा, पहले अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, फिर इस तरह से इसके बीच में एक ऐसे मतलब अपने आप को दो शेप में बदलने के लिए वो अपने बीच वाले शेप को थोड़ा सा गड्ढा नुमा करेगा और फिर दो सेल्स में वो बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ये तरीका होता है सेल डिवीजन, अमिटोसिस में होता है। लेकिन जो हमारे अंदर होता है, जो एक मनुष्य के अंदर, एक पादप के अंदर, एक पेड़ पौधे के अंदर होता है, ये काफी बेहतरीन तरीके से किया जाता है। ये काफी मतलब अच्छा भी है, काफी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको इसके बाद देखेंगे। जो ये माइटोसिस के अंदर होता है, हमारे बॉडी में जो है 99% सोमेटिक सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स को हम हिंदी में कायिक कोशिका भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि देहाती में जो ना काया बोला जाता है, काया मत जलाओ। काया क्या होता है, वो एक्चुअली सोमेटिक सेल्स है जो हमारे बॉडी में 99% अवेलेबल होता है। तो ये सोमेटिक सेल्स जो है ये सेल डिवीजन में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो और इसके जो सेल के डिवीजन के प्रोसीजर है वो इतने आसानी से नहीं होते हैं, इसमें 5 फेज होते हैं। इस 5 फेज को हम अगले स्क्रीन में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि इसके कौन कौन से 5 फेज होते हैं इसके जस्ट बाद। इसके बाद ये अर्धसूत्री होता है, ये भी जो है पादप में और खास करके ये जो हम लोग हैं मनुष्य में सबसे ज्यादा जो है इसका स्टडी किया जाता है। मियोसिस मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी पार्ट है और सेल सबको, सारे सेल्स को मतलब एक जैसे सेल्स को मिलाकर हम एक अंग बना लेते हैं। जैसे कोई एक हाथ बनाए और फिर एक हाथ ऐसे ऐसे करके कई सारे अंग बनाए हमने, हाथ, पैर, मुंह, कान, बॉडी, पूरा बॉडी बन गया, फिर एक मनुष्य बन के तैयार हुआ। तो इसका मतलब है जो हमारा जनरेशन है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का बनना, ये भी कहीं ना कहीं किसके लिए जिम्मेदार है, ये भी सेल डिवीजन के लिए ही जिम्मेदार है। तो हम इस प्रोसेस में देखेंगे कि किस तरह से एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को जो है सेल डिवीजन की मदद से जन्म देता है। किस तरह से जो सेल है ये जिम्मेदार होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों को हम लोग देखते हैं। पहले मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूं, फिर हम लोग समसूत्री को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, इसके 5 फेज को पढ़ेंगे और इसके जस्ट बाद हम लोग मियोसिस को देखेंगे। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि जो हम लोगों ने फेज देखा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में 5 फेज मैंने आपको बताया और 5वां फेज आपके सामने होगा। तो इस 5वें फेज का हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे कि सेल डिवीजन के किस तरह से पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये माइटोसिस समसूत्री विभाजन है, समसूत्री में ही ये 5 फेज आते हैं। इस 5 फेज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये 3 चीज को याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लार्ज, सबसे बड़ा फेज जो होता है, सबसे बड़ा फेज है वो इंटरफेज। पहले 4 5 फेज जान लो आप।
इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 5 तरह के फेज होते हैं जो ये पूरे सेल डिवीजन को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। 5 फेज आप फिर से देख लो, इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलो। टेलो मतलब सबसे लास्ट वाला, इंटर सबसे पहले होता है। आप सीरियल नंबर को भी इधर उधर नहीं करेंगे। इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलाफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 5 फेज होते हैं। यही पांचों फेज जो है सेल का डिवीजन करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, हम देखते हैं। तो अब इसके अलावा आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला है कि इस पांचों में सबसे बड़ा फेज कौन सा है, तो लार्ज फेज जो है वो इंटरफेज है। इंटरफेज जो है इस पांचों फेज में सबसे बड़ा फेज है, यहाँ सबसे ज्यादा समय लगता है सेल को। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टडी के लिए सबसे सही फेज कौन सा है इसमें से। तो आप याद रखेंगे थर्ड मेटाफेज जो है ये स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बढ़िया होता है स्टडी के लिए मेटाफेज। अगर आपको बहुत ही जल्दी में और पूरे सेल डिवीजन के बारे में जानकारी लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज को पढ़कर जो है इस चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं तीसरी चीज। मैंने कहा कि मोस्ट स्मॉल स्टेज कौन सी होती है, तो एनाफेज। एनाफेज जो है ये काफी छोटी होती है, इसमें काफी कम समय लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से किसमें ज्यादा समय क्यों लगता है और किस तरह से जो है पूरा सेल डिवीजन संपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेज में तीन चीजें होती है। तीसरी चीजें मैंने बता रखी है। 2 चीजें जानिए। इसमें डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसका बंटवारा होता है इस फेज में। इसमें जो होता है आप देख सकते हैं कि यहाँ डीएनए जो होता है वो हमारा पेयर में होता है। डीएनए हमेशा इस तरह से पेयर में होता है जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखा रहता है। तो जो सबसे पहला वर्क होता है, जो सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज, इसमें हमारे क्रोमोसोम को अलग अलग कर दिया जाता है। पहले इस तरीके का था, अब जो है इस तरीके का देखने को मिलेगा। इस तरीके से दोनों को ही अलग अलग कर दिया जाता है, ये आफ्टर और ये बिफोर। इस तरह से जो है हमारा जो पहला सेल डिवीजन का पहला फेज है इसमें हमारे क्रोमोसोम को जो है अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा फेज देखते हैं, प्रोफेज। आप इंटरफेज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। सबसे पहले डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए के निर्माण के बाद जो है जो इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सारे पेयर में होते हैं। ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और ये जो है हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखे रहते हैं। तो जो पहला फेज होता है सेल डिवीजन में वो इंटरफेज और इसमें क्रोमोसोम अलग अलग डिवाइड होते हैं। इसके बाद हम दूसरे स्टेज पे आते हैं, प्रोफेज। ये क्या होता है, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए कि ये सब करता कौन है। अगर सेल का ही डिवीजन हो रहा है तो कर कौन रहा है, कमांड कौन दे रहा है। तो आप याद करिए लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि सेल का सारा कमांड कौन देखता है, तो सेल का सारा कमांड जो है वो न्यूक्लियस देखता है, जिसे हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। जो सेल का सारा फंक्शन है, जो सारा उसको क्या कर रहा है, सेल को किस तरह से करना है, ये देखने का काम न्यूक्लियस का होता है, केंद्रक का होता है। इसीलिए पहला स्टेज में जैसे ही क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है तो सबसे पहले स्टेज में जो है वो न्यूक्लियस जो है ये डिवीजन कर लेता है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो पाए जाते हैं, यहाँ से देखिए ये सेल्स है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके क्रोमोसोम को हमने अलग किया तो अब इसी सेल्स के अंदर जो है 2 न्यूक्लियस हो गए। समझ गए इस बात को, न्यूक्लियस क्या हो गया, अब इसी के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए। इस तरह से जो दूसरा स्टेज होता है हमारा, दूसरा स्टेज प्रोफेज जो होता है, इस प्रोफेज में क्या होते हैं 2 तरह के जो है न्यूक्लियस, 2 जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो 2 में बट जाते हैं। तो आप दूसरा फेज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए। बाकी प्रोसेस अच्छे से करने के लिए जो है न्यूक्लियस सेकंड स्टेज में ही, सेकंड फेज में ही क्या करता है, अपनी डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है। अब हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, मेटाफेज। यहाँ एक चीज और होता है, इतना होने के बाद यहाँ पे एक स्प्लेंडर फाइबर का निष्कर्षण होता है। स्प्लेंडर फाइबर, इसे हिंदी में तुर्क धागा कहते हैं, तुर्क धागा। ये स्प्लेंडर फाइबर क्या है, ये हमारे बॉडी में सेकंड स्टेज पर जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उसकी सेकंड फेज पे, प्रोफेज पर आकर क्या होती है, एक स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण करती है। और जब थर्ड स्टेज मेटाफेज पर आते आते वो तुर्क धागा जो होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सारे अंग, जैसे
माफी, सॉरी फॉर दैट। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो फाइबर निकलता है, ये स्प्लेंडर फाइबर, ये एक तरह का धागा होता है जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हुए, लाइसोसोम्स हो गए, हमारे राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, सेंट्रोसोम्स हो गए, इन सब को क्या करते हैं, इनके बीच से बांधना शुरू कर देते हैं। अब आप एक सपोज करिए कि अब आप एक रबर नुमा एक बॉल को लिए हैं और इस बॉल के बीच में क्या करते हैं, एक टाइट सा धागा इस तरह से ऐसे बांध देते हैं इसमें। तो क्या होने लगेगा, ये बॉल क्या होने लगा, दो अलग शेप लेना शुरू कर देगा, ये अलग और ये वाला शेप अलग लेना शुरू कर दे। इसी तरह से एज सेम एज क्या होता है कि मेटाफेज में जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं, वो सारे कोशिकांग के बीच में क्या होने लगता है कि जो फाइबर वाला धागा जो है, ये स्प्लाइटर फाइबर जो है, इसको बीच से बांधना शुरू कर देता है। कोशिका के जितने भी अंग है उस सारे अंग को बीच से ये बांधना शुरू कर देता है। होप आप इस तीनों स्टेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब चौथे स्टेज पे आते हैं जिसे हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में जो है बहुत ही कम काम होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो ये तुर्क धागा है, जो स्प्लेंडर फाइबर है, जिससे एक कोशिकांग को मैंने यहाँ बनाया, पूरा सेल नहीं है, इसमें से किसी एक कोशिकांग को मैंने उठाकर यहाँ बनाया है। यहाँ पे न्यूक्लियस तो ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है। यहाँ न्यूक्लियस बस मैं समझ आने के लिए आपको लिखा हूँ, न्यूक्लियस का डिवीजन तो यहीं पे हो गया था, है ना। चलिए सॉरी, आगे देखिए, कहता है जो हमारा चौथा स्टेज है एनाफेज, इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, सॉरी जो हमारा कोशिकांग है, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, चाहे वो लाइसोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इसमें से कोई सा भी मैंने एक लिया दिखाने के लिए। और इस वाले फेज में क्या होता है कि कोशिकांग के अंदर जो भी द्रव्य पाए जाते हैं या जो भी चीजें पाई जाती है, वो एक साइड हटने लगती है, कुछ इस तरफ चल जाती है और कुछ डिवाइड होकर इस तरफ चल जाती है। इसको बोला जाता है कि पोल में सेपरेट होना। पोल, जैसे कि पोल का मतलब होता है, अब जैसे कि हम अपने अर्थ की बात करें, अगर ये हमारा अर्थ है तो हम इसको इक्वेटर मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल बोलते हैं ना, पोल, इसको ऐसे मैं जिसको पोल मान रहे हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो क्या करने लगती है, पोल की तरफ शिफ्ट होने लगती है। क्यों, क्योंकि इसको एक मैसेज मिल जाता है कि अब जो है वो बीच से जो है डिवाइड होने वाला है। इसी वजह से इसके अंदर जो पाए जाने वाले द्रव्य या जो भी एलिमेंट होते हैं वो सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही कम समय लेने वाला प्रोसेस है, इसीलिए इसको मोस्ट स्मॉल स्टेज कहते हैं। अब जो हमारा अंतिम टेलोफेज है, इतना होने के बाद तुर्क धागा जब इसमें लिपट जाता है और जब इसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल अपने अपने पोल में सेपरेट हो जाते हैं, तो तुर्क धागा बड़ी आसानी से बिना इसके फटे हुए, बिना, अगर मान लीजिए कि लाइसोसोम्स को लगता जा रहा है तो लाइसोसोम्स के अंदर तो जहर है, अगर वो गलती से फट गया तो सबको मार देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करता है तुर्क धागा, बहुत ही आसानी से, आप अगर बैलून के साथ ऐसा करके देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से क्या करता है, उसमें लपेटते लपेटते दो अलग अलग आकार बनाता है, दो अलग अलग शेप बना देता है और बीच से बहुत ही आसानी से इसको काट देता है, ताकि क्या हो जाता है, दो अलग अलग सेल्स का यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी दो पार्ट में बट चुका है, न्यूक्लियस भी दो पार्ट में, लाइसोसोम भी दो पार्ट में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो पार्ट्स में बट गया है। अब इसके साथ क्या हो गया, एक मदर सेल, दो जो है डॉटर सेल का निर्माण जो है कर दिया। आप अब समझ सकते हैं कि ये 5 फेज किसी भी सेल डिवीजन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, और 5 फेज जब तक पूरा नहीं होगा तब तक एक सेल से दूसरा सेल्स बना पाना नामुमकिन है। तो होप आप इस सेल डिवीजन के जो टॉपिक है आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब मैं आपको है इसमें जो मैंने आपको बताया, इसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन के बारे में बताया। अब मैं आपको अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन के बारे में बताता हूँ। मियोसिस डिवीजन जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, ठीक है। इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, फिर आपको मियोसिस के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने 3 तरह के विभाजन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, 2 तरह के बारे में, और तीसरी तरह के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से अमीटोसिस जो अर्धसूत्री था, असूत्री था, उसके बारे में पढ़ा, समसूत्री के बारे में अच्छे से पढ़ा, इसमें 5 फेज को हम लोगों ने देखा। अब अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मियोसिस जो है यह एक जनन कोशिका है। जनन कोशिका मतलब क्या होता है, जनन कोशिका मतलब वैसे कोशिका जो कहीं ना कहीं क्या है, स्पर्म और ओवन है, मतलब कहीं ना कहीं जन्म के लिए जो है आवश्यक है।
स्पर्म और ओवम। तो ये जो विभाजन होता है ये सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों में देखने को मिलता है। ये डिवीजन पार्ट्स ऑफ बॉडी में कहीं भी नहीं होता है। अब एक चीज इसके साथ और याद रखेंगे, जो भी सेल डिवीजन होता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में होता है। हम ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन, इसमें सेल डिवीजन कभी नहीं होता है। बचपन से लेकर और यंग होने तक जो है हमारे ब्रेन में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। आप याद रखेंगे इस चीज को, एग्जामिनेशन में आपसे घुमा फिरा के कई बार पूछा जा सकता है, या आपके नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हर कोई कहता है कि जो है सर पे चोट नहीं लगना चाहिए, या सर का चोट घातक इसीलिए होता है। और दूसरी बात ये, हमें गवर्नमेंट इसीलिए फोर्स करती है हेलमेट पहनने के लिए, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो दोबारा से पैर आ सकता है, लेकिन अगर हमारे सर में एक बार चोट लग जाए, सर अगर कट जाए, तो उसको रिपेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है, क्योंकि उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स में कभी डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, होप आप इसको समझ रहे होंगे। अब हम लोग मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को देखेंगे। जो मियोसिस है, जिसे हम हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मैंने आपको बता दिया ये जनन कोशिका में होते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम में जनरली पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और पेयर में देखेंगे तो 23 होती है। तो 46 में से जो 44 होते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं, और ऑलोसोम कहते हैं दो, एक्स और वाई को हम ऑलोसोम कहते हैं। हालांकि इस सब के बारे में हम लोग विशेष जानकारी जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर में रखेंगे, लेकिन अभी सेल डिवीजन में जितना इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग उसकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो ऑटोसोम्स और ऑलोसोम्स, ऑटोसोम्स में क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम को रखा गया है? 44 क्रोमोसोम को। और ये 44 क्रोमोसोम क्या करती है? किसी भी मानव के शरीर के निर्माण का काम करती है। जैसे कि अगर कोई मेल और फीमेल का मीट होता है तो क्या होगा, एक बच्चे को जन्म देंगे उन लोगों ने, तो बच्चे को जो जन्म देंगे उसका जो शरीर बनेगा, उसका जो अंग बनेगा वो किस तरह से बनेगा? तो सबसे पहले 44 क्रोमोसोम जो होता है उसके शरीर के निर्माण के लिए काम करती है। इसका 44 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम, और फीमेल के जो ऑटोसोम्स के 44 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम। आप यहाँ देख सकते हैं 22 और 22 कितने क्रोमोसोम बच्चे को मिल गया है? 44। अब भी अगर हम देखें तो एक इंसान के लिए कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है? 46। अगर 46 नहीं मिलेगा तो उसको पूरी तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी? पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो बच्चा हो सकता है कि कुछ अजीब सा हो जाएगा। वो भी हम बताएंगे आपको, सिंड्रोम्स बताएंगे अभी आपको, कि जिसमें क्रोमोसोम के घटने और बढ़ने से किस तरह का बीमारी उत्पन्न होता है। तो अभी हम जो बच्चे का वो कर रहे हैं उसके लिए हमें 46 क्रोमोसोम की जरूरत है। तो हम लोगों ने देखा कि ऑटोसोम से हमने 44 मेल के और फीमेल के ऑटोसोम से 44 जो है हम लोगों ने क्रोमोसोम को रखा, तो बच्चे का शरीर बनकर तैयार हो गया। लेकिन जो ऑलोसोम्स है ये जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण करने के लिए। लिंग मतलब होता है जेंडर, यहाँ पे लिंग का मतलब है जेंडर। वो आप इसको तो जान ही रहे होंगे। जेंडर निर्धारण करने का जो काम है वो ऑलोसोम्स करता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ पे जो ऑलोसोम्स है इसमें दो तरह के जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई मेल में, और फीमेल में इसी के जगह पे एक्स और एक्स होता है। अब जब इस दोनों क्रोमोसोम को हम रखेंगे लिंग निर्धारण करने के लिए, तो इसका एक्स वाई में से एक क्रोमोसोम और इसका एक्स एक्स में से एक क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम बना देंगे? 2 क्रोमोसोम। और इसके पास पहले से कितना था? 44, और 2 क्रोमोसोम मिलके क्या बन जाएगा? 46। मतलब यहां से क्या होगा? एक मानव जो है उसका जन्म हो जाएगा, एक मानव का पूरा शरीर क्या होगा? डेवलप हो जाएगा सेल डिवीजन से। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा केस और बनता है, जैसे कि लेट्स सपोज इसके पास जो है एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मैच करेगा तो जो भी बच्चा होगा वो फीमेल होगा। अगर इसका एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से होगा तो क्या होगा? बच्चा गर्ल होगी। आप हमेशा याद रखेंगे कि फीमेल सिर्फ और सिर्फ एक्स को ही दे सकती है, वो एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है दोनों ही केस में। उनके पास दोनों क्रोमोसोम एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इनके पास एक्स और वाई दोनों होता है। अगर इनका एक्स क्रोमोसोम आ गया तो वो लड़की हो जाएगी, जो बच्ची होगी, जो चाइल्ड होगा वो गर्ल हो जाएगी। लेकिन उसी जगह पे अगर जो मेल है उसका अगर वाई क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो भी यहाँ पे दो ही क्रोमोसोम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स और वाई हो जाएगा। इसका मतलब जो जेंडर हो जाएगा वो बॉयज, लड़का वाला जेंडर हो जाएगा।
तो आप होप इसको समझ पा रहे हो कि जेंडर का निर्धारण किस तरह से हो रहा है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जेंडर का निर्धारण जो है वो ऑलोसोम्स के मदद से होता है, और ऑलोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स मेल के होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स फीमेल के होते हैं। फीमेल के क्रोमोसोम के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि फीमेल के क्रोमोसोम XX होते हैं और मेल के क्रोमोसोम XY होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ XY है और यहाँ XX है। अगर मेल का X क्रोमोसोम Y के ये Y से अगर ये होता है मेल कर जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे X का फॉर्मेशन होगा, यानी कि गर्ल्स का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे अगर इसका हम Y क्रोमोसोम लेंगे और इसका X क्रोमोसोम लेंगे तो क्या हो जाएगा, XY, एक बॉयज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सेल का डिवीजन है, ये जो सेल का डिवीजन है, ये इसमें ऑलोसोम्स जो है ये लिंग निर्धारण का काम करती है। वही ऑटोसोम्स को देखेंगे तो ये क्या करती है, शरीर निर्माण का काम करती है। इसके साथ हमारा सेल डिवीजन टॉपिक खत्म होता है। हम अगले क्लास में जो है 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज एक सिंड्रोम है, जिसमें क्रोमोसोम का कम और ज्यादा होना, क्रोमोसोम किस तरह से कम होने के बाद किस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, किस तरह का जन्मजात प्रॉब्लम हमें आता है, और क्रोमोसोम का एक ज्यादा हो जाने की वजह से किस तरह का आता है। हालांकि सिंड्रोम्स कई प्रकार के होते हैं, हजारों होते हैं, लेकिन हमें उतने ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ सिंड्रोम्स को पढ़ेंगे और इसके साथ हम कल टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगले चैप्टर में हम टिश्यू के साथ आपको मिलेंगे। टिश्यू क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं टिश्यू, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे रखी है। हालांकि हम फिर से जो है टिश्यू को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।